हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने बट वेल्ड के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिलेट वेल्ड के ऊपर, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से फिलेट वेल्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम थियरी भी कवर करेंगे और उसके साथ में न्यूमेरिकल भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फिलेट वेल्ड क्या होता है। अब देखिए, जब भी हम ऐसा लैप जॉइंट बनाते हैं और यहाँ पर जो एजेस पे वेल्ड लगाते हैं तो उसे बोलते हैं फिलेट। मतलब जैसे कि ये समझ लीजिए आपका लैप जॉइंट है, और यहाँ पर अगर हम वेल्ड करेंगे जो कि डायरेक्टली फोर्स के लिए सब्जेक्टेड नहीं, मतलब वहाँ पर डायरेक्ट टेंशन या फिर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन नहीं आ रहा है, उसे हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, इस फिलेट वेल्ड में जब यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगा तो इस सेक्शन पर शेयर आएगी। तो यहाँ पर जो होता है शेयर स्ट्रेसेस जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, इसलिए हम इसे शेयर के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक बात। तो शेयर स्ट्रेसेस जो होती है परमिसिबल वैल्यू वो हमें दी गई है, जैसे कि बट वेल्ड में दिया गया था वही वैल्यू है यहाँ पर भी परमिसिबल स्ट्रेसेस के लिए। तो डायरेक्ट टेंशन में जो वैल्यू है वो है 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर बेंडिंग कॉम्प्रेशन टेंशन बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू 165। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो यूज़ करनी है फिलेट वेल्ड के डिज़ाइन के लिए वो है शेयर स्ट्रेस एट द थ्रोट ऑफ बट और फिलेट वेल्ड। तो वो है 108 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब ये जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है ये हमें कंडीशन के हिसाब से बदलनी पड़ती। ये जो वैल्यू है ये दी गई हमें शॉप वेल्ड के लिए। मतलब अगर हम वर्कशॉप में रहकर वेल्डिंग करेंगे तो इन स्ट्रेसेस की वैल्यू हम लेंगे, लेकिन अगर हमें कंस्ट्रक्शन फील्ड पर ऑन साइड अगर वेल्डिंग करनी होगी तो तब हम इन वैल्यूज़ को 80% तक रिड्यूस करेंगे। मतलब दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.8, अगर हम ऐसा करेंगे तो 80% रिड्यूस हो जाएंगी। अगर हमारा स्ट्रक्चर अर्थक्वेक और विंड लोड को सब्जेक्टेड है तो हम इस वैल्यू को 25% तक बढ़ाएंगे। तो ये हो गई परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड मतलब अगर हमने यहाँ पर फिलेट वेल्ड किया है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका, इस ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उसे हम बोलते हैं साइज। जो साइड होती है उनकी लेंथ को बोलते हैं हम साइज। यहाँ पर इन्हें ही बोलते हैं हम फ्यूजन फेसेस। और ये जो दिख रही है आपको इसे बोलते हैं फ्यूजन जोन। इस जोन को बोलते हैं फ्यूजन जोन। ये जो एक्स्ट्रा का पोर्शन दिख रहा है आपको इस लाइन के ऊपर इसे बोलते हैं रेनफोर्समेंट। तो ये हो गई बेसिक बात है। और अब हम पहले साइज देख लेते हैं कि किस तरह से हम साइज डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी वेल्ड के लिए डिज़ाइन करते वक्त। तो हमें ये जो साइज़ होती है वो मेंबर के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कौन से मेंबर की कितनी थिकनेस है उस तरह से वेरी करती है ये साइज़। अगर यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है साइज़ के लिए, थिकनेस ऑफ मेंबर ओवर एंड अप टू, और मतलब इससे ज़्यादा, और अप टू मतलब 10 तक, मतलब 10 इंक्लूडेड है। तो अगर 0 से 10 के बीच में अगर मेंबर की थिकनेस होगी तो हमें मिनिमम साइज लेना है 3 mm। अगर 10 से 20 होगा मतलब 11 से 20, क्योंकि ओवर है मतलब 10 से ज़्यादा और 20 तक। तो अगर 10 से 20 होगा तो 5 mm लेंगे। 20 to 32 6 mm। फिर 32 के आगे और 50 तक फर्स्ट रन 8 और सेकंड रन 10 mm। मतलब 10 mm मिनिमम प्रोवाइड करनी है हमें अगर 50 तक थिकनेस होगी। तो 8 का मतलब फर्स्ट रन, मतलब अगर पहली बार में अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो 8 mm होनी चाहिए मिनिमम, और उसके बाद हम सेकंड रन करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि इतना ज़्यादा साइज़ का वेल्ड हम एक साथ में प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें 2 बार वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो हमें फर्स्ट रन प्रोवाइड करना है 8 mm का, उसके बाद 10 mm तक हमें वो मिनिमम थिकनेस चाहिए। उसके बाद ये तो हो गई मिनिमम साइज़। अब ये मिनिमम का क्राइटेरिया है। अब मैक्सिमम के लिए हमें अगर स्क्वायर एज है, स्क्वायर एज का मतलब सिंपल एज, अगर इसे सिंपल एज से ये अगर एज सिंपल है तो हम यहाँ पर करेंगे T-1.5। इनमें से जो थिन प्लेट होगी, मतलब ये जो प्लेट हम यहाँ पर ज्वाइन करने वाले इसकी थिकनेस -1.5 mm ये होगी इसकी मैक्सिमम साइज। इसके लिए हम मैक्सिमम लेंगे। अगर राउंड एज होगा, राउंड एज मतलब हमने एंगल सेक्शन देखा है वो होता है ऐसे, और इस एंगल सेक्शन को हमें किसी प्लेट पर ज्वाइन करना है इस प्रकार से। यहाँ पर अगर फिलेट करनी है हमें इस राउंड एज के लिए, तो इस राउंड एज के लिए 3/4 ऑफ टी मतलब ये जो थिकनेस है इस एंगल सेक्शन की लेग की थिकनेस
उसका 3/4 टाइम हम लेंगे मैक्सिमम साइज, मतलब इससे ज़्यादा हम वेल्ड की साइज़ कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हम जो ये साइज़ है ये कैलकुलेशन में डायरेक्टली नहीं लेते, क्योंकि ये साइज पर वेल्ड फेल नहीं होती। वेल्ड फेल होती यहाँ पर इस सेक्शन पर, जिसे हम कहते हैं थ्रोट थिकनेस। अगर आपसे थ्रोट थिकनेस की बात करी जाएगी तो आप कहेंगे ये जो फिलेट वेल का ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल में हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर लाइन जो कि ज्वाइंट होती है राइट एंगल कॉर्नर को, ट्रायंगल के राइट एंगल कॉर्नर को ज्वाइंट होती है, उसी लाइन को बोलते हैं हम थ्रोट थिकनेस। उस लाइन की लेंथ को बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। क्योंकि यहाँ पर जो होगी स्ट्रेसेस जो होगी यहाँ पर मैक्सिमम होती है और सेक्शन यहीं पर फेल होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो लेंथ है वही मिनिमम लेंथ है। अगर आप ऐसी लेंथ देखें तो ये ज़्यादा है, ये भी इससे ज़्यादा है, यहाँ पर आके हमें मिनिमम लेंथ मिलती है इस सेक्शन की। तो जहाँ पर मिनिमम लेंथ होगी वहाँ पर मिनिमम एरिया होगा, मतलब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और वहीं पर सेक्शन फेल होगा। तो अब हम थ्रोट थिकनेस निकालते कैसे? तो ये जो थ्रोट थिकनेस है वो अलग अलग एंगल्स पे डिपेंड करती, मतलब ये जो फेसेस अगर हमें इस प्रकार से वेल्ड करनी तो ये फेस और ये फेस, इन दोनों फेस में क्या एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करती है थ्रोट थिकनेस। तो इन एंगल्स के हिसाब से हमें टेबल में वैल्यू दी गई है। टेबल में पूरी तरह से नहीं लिखा है, लेकिन हम जनरली जो कंसिडर करते हैं केस उसमें 90 डिग्री एंगल होता है दोनों फेसेस के बीच में, मतलब इस प्रकार से एंगल होता है। तो हम उसके लिए जो कांस्टेंट होता है वो होता है 0.7। तो इस 90 डिग्री एंगल के लिए हम सिंपल से 0.7 मतलब k मल्टीप्लाई बाई एस, यस जो है वो ये साइज, हमारा साइज जितना भी हमने साइज डिटरमिन किया है उतना साइज मल्टीप्लाई बाई ये कांस्टेंट कर देंगे तो हमें थ्रोट थिकनेस मिल जाएगी। तो ये बात हो गई थ्रोट थिकनेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो होती है ओवरऑल लेंथ माइनस 2s, मतलब जो लेंथ वेल्ड की जो लेंथ फोर्स कैरी करेगी उसे ही हम कहेंगे इफेक्टिव लेंथ। अगर समझ लीजिए ये आपकी प्लेट है और यहाँ पे मेंबर कनेक्टेड है और इस प्रकार से आपने वेल्ड प्रोवाइड की है, तो ये जो होता है उसे हम कहते हैं एंड रिटर्न, जो कि कम नहीं होना चाहिए 2s से। 2s से एंड रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। और इफेक्टिव लेंथ का मतलब ये 2s हम इस ओवरऑल लेंथ में से माइनस कर देंगे, तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। उसके बाद में ओवरलैप। अगर हम लैप जॉइंट बना रहे हैं फिलेट वेल्ड में तो जो ओवरलैप होता है वो नॉट लेस देन 5t, थिकनेस ऑफ प्लेट के 5 टाइम्स से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओवरलैप की बात हो गई। ट्रांसफर स्पेसिंग बिटवीन द फिलेट वेल्ड्स। अब यहाँ पर एक फिलेट वेल्ड प्रोवाइड की गई है, इस यहाँ पर और यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो इन दोनों में जो ट्रांसफर स्पेसिंग है इस तरह से स्पेसिंग वो 32T और 300 mm, इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से जो कम होगा उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 300 mm से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर हम इस प्लेट की थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे उससे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई जनरल बात। अब हम बात करते हैं कि हम लेंथ ऑफ वेल्ड कैसे निकालेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, मतलब हम फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कितना लोड ये फिलेट वेल्ड कैरी कर सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो क्रिटिकल स्ट्रेसेस होती है वो होती है शेयर स्ट्रेसेस, तो हम शेयर स्ट्रेस कंसिडर में लेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू, मतलब कितना लोड है कैरी कर सकता है, P इज इक्वल टू LE मल्टीप्लाई बाय TT मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया एरिया इफेक्टिव लेंथ मल्टीप्लाई बाय थ्रोट थिकनेस, मतलब एरिया फोर्स को रजिस्ट करने वाला है, और मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेसेस परमिसिबल स्ट्रेसेस टाउ VF। अब हम टाउ VF इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल स्ट्रेसेस जो होती है वो शेयर स्ट्रेसेस होती, तो इस फॉर्मूले से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, जिसमें कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जो कि होता है 108 न्यूटन पर mm, ये होता है थ्रोट थिकनेस जो होता है K/S, ये होता है इफेक्टिव लेंथ। अब अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला है इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू LE इज इक्वल टू P/TT P डिवाइडेड बाय
टी टी मल्टीप्लाई बाय वी एफ, पी डिवाइड बाय टी टी मल्टीप्लाई बाय टाउ वी एफ। यहाँ पर जो हम पी पुट करेंगे, मतलब जो भी फोर्स, जिस फोर्स के लिए हमें वेल्ड डिज़ाइन करनी है उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। हम शॉर्ट थिकनेस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द थिकनेसेस ऑफ प्लेट, मतलब जो भी मेंबर दिया गया है उसकी थिकनेस के हिसाब से हम शॉर्ट थिकनेस निकालेंगे। उसके बाद टाउ वी एफ जो कि हमारे पास है 108 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इस तरह से हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली स्विच करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं फिलेट वेल्ड के ऊपर, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर हमें एक ड्राइंग दिया गया है, इससे पहले हम देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। फाइंड द शेप लोड दैट द फिलेट वेल्डेड जॉइंट कैन कैरी, द साइज ऑफ वेल्ड इज 6 mm। हमें साइज दिया गया है वेल्ड का और ये ड्राइंग दी गई है। तो इस ड्राइंग में सबसे पहले तो हमें निकालना है स्ट्रेंथ, मतलब ये पी जो है ये पी हमें निकालना है। तो हम लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पी। हमें पी का फॉर्मूला पता है, पी होता है एल ई मल्टीप्लाई बाय टी टी मल्टीप्लाई बाय टाउ वी एफ। हमारे पास एल ई है तो हम एल ई कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एल ई इज इक्वल टू 75 + 75 + 60 विच इज इक्वल टू 150 + 60 210 mm। तो देख लेते हैं 210 mm। ये तो हो गया इफेक्टिव लेंथ, 75 + 75 + 60 ये इफेक्टिव लेंथ। अब हम बात करते हैं टी टी की, शॉर्ट थिकनेस इज इक्वल टू के इंटू यस। हमारे पास यस है, यस की वैल्यू हमें दी गई है 6 mm और के यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं गया है तो हम सीधा राइट एंगल सरफेस एज्यूम करेंगे, मतलब जो इन सरफेसेस के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल एज्यूम करेंगे। इसमें रखेंगे हम 0.7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 4.2 और टाउ वी एफ की वैल्यू हमें पता है जो होती है 108 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देयरफॉर पी इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय अगर हम 1000 करेंगे तो वैल्यू हमें किलो न्यूटन में मिलेगी। वैल्यू हमें मिलती है 95.25 किलो न्यूटन, मतलब इतना लोड ये जॉइंट कैरी कर सकता है। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब हम फिलेट वेल्ड के एक डिज़ाइन का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें बोला गया है डिज़ाइन अ सूटेबल फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट टाई बार 60/8 mm टू अ 12 mm थिक गसेट प्लेट। गसेट प्लेट की थिकनेस है 12 mm और टाई बार की जो थिकनेस है वो है 8 mm। टाई बार मतलब ऐसा बार जो कि टेंशन कैरी करता हो। तो हमें यहाँ पर कहीं भी इस बार के लिए स्ट्रेंथ नहीं दी, मतलब फोर्स नहीं दिया गया है कि कितना फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए हमें वेल्ड डिज़ाइन करनी है। तो जब भी हमें फोर्स नहीं दिया जाता है तो हम किसी भी मेंबर के फुल स्ट्रेंथ के लिए हम जॉइंट को डिज़ाइन करते हैं। तो ये बेसिक सी बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिज़ाइनिंग फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी P इज इक्वल टू 60/8/150। ये तो हो गया इस टाई बार का एरिया और 150 जो है वो हमारी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होती। हमारे पास जो टेंशन कैरिंग कैपेसिटी होती स्टील के सेक्शन की वो होती सिग्मा 80 जो कि होता है 0.6 Fy। अगर हमें कहीं भी Fy वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है, Fy नहीं दिया जाता है तो हम सीधा उसे 250 एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ पर 150 हम टेंसाइल स्ट्रेस एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है, यहाँ पर न्यूटन में आएगा
तो अब हम इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 1000 से। $72 किलो न्यूटन हमारे पास अब फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन हमें डिज़ाइन करना है, मतलब हमें साइज़ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम साइज़ डिसाइड करेंगे तभी हम थ्रोट थिकनेस निकाल पाएंगे। तो हम साइज़ निकालते हैं पहले, साइज ऑफ वेल्ड। तो जैसे कि हमारे पास टी की जो वैल्यू है, मतलब जो मेंबर हमें कनेक्ट करना है उसकी थिकनेस हमें पता है 8 mm है, तो मतलब ये 0 से लेकर 10 के बीच में ही है। तो हम इसके लिए लेंगे मिनिमम यस इज इक्वल टू 3 mm, मैक्सिमम, अब इसके लिए हमें मैक्सिमम चाहिए t माइनस 1.5, जो कि होता है 8 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 6.5। मतलब हम 3 से लेकर 6 mm तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब डिज़ाइन है, मतलब आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एज्यूमिंग 6 mm फिलेट वेल्ड। हमारे पास अब साइज़ मिल चुकी है। अब साइज से हम क्या करेंगे, थ्रोट थिकनेस निकाल लेंगे। थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू टी टी इज इक्वल टू के इंटू यस। के हमें दिया नहीं गया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि के जो है वो 0.7 है। 0.7 मल्टीप्लाई बाई यस जो है हमारे पास यस कैलकुलेट किया है हमने 6 mm, तो ये हो जाता है 4.2 mm। ये हमने थ्रोट थिकनेस निकाल ली। अब थ्रोट थिकनेस के बाद हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डिज़ाइन बोला गया है। डिज़ाइन का मतलब है कि हमें कितनी लेंथ प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर कितना ओवरलैप प्रोवाइड करना है, वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ, एल इज इक्वल टू पी अपॉन टी टी मल्टीप्लाई बाय टाउ वी एफ इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 108। ये 1000 मल्टीप्लाई इसलिए क्या है, क्योंकि ये जो हमारे नीचे की वैल्यू है वो न्यूटन पर mm में। तो कैलकुलेट करते हैं इसे, तो ये आ रहा है हमारे पास 158.73 mm से 160 mm। अब हमारे पास लेंथ आ गई है, सब कुछ, मतलब हमारा डिज़ाइन का प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर हमें इस डिज़ाइन के हुए जॉइंट के लिए ड्राइंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन, जब भी हमें डिज़ाइन बोला जाता है तो हमें ड्राइंग लास्ट में बनानी है। फिर कुछ भी हो जाए वहाँ पर मेंशन किया हो या फिर ना किया हो। तो अब हम ये हमारे पास गसेट प्लेट, इस गसेट प्लेट पर हमारा जो फ्लैट है वो कनेक्टेड है। हमारे पास 160। अब आप तीनों साइड में प्रोवाइड कर सकते हैं वेल्ड, या फिर सिर्फ 2 साइड में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैं प्रोवाइड करूँगा सिर्फ 2 साइड में प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पर एंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर दूँगा 2s का। तो 2s मतलब हो जाएगा यहाँ पर 12 mm, यहाँ पर 12 mm और यहाँ पर 12 mm। और जो इफेक्टिव साइज है वो यहाँ पर और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 160 है तो हम 80 इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हो गया एक साइड का, ये गया दूसरी साइड का 80 mm। और यहाँ पे ये फिलेट वेल्ड के लिए सिंबल है, यहाँ पर इस साइड में इसलिए ऐसा सिंबल है। और यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे
साइज ऑफ वेल्ड जो कि हमने प्रोवाइड किया है 6 mm। तो इस तरह से आप लोग फिलेट वेल्ड का डिजिग्नेशन कर सकते हैं, इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं।